सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, पुराने वक्त की बात है कि हिंदुस्तान के किसी शहर में एक बदमाश ने दहशत फैला रखी थी। बेगुनाहों का कत्ल, घरों पर कब्जे, लोगों से चीज़ें छीन लेना उसकी एक आदत बन चुकी थी और उसका इतना खौफ था कि कोई उसे रोकने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था। एक दिन वो दरिया के किनारे सैर करने गया। वहाँ उसने एक मछेरा देखा, मछेरा जो एक बड़ी मछली पकड़ने जा रहा था ताकि उसे बेचकर अपने बच्चों की रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सके। उस जालिम ने डरा धमकाकर उस गरीब मछेरे की भी उस दिन की जमा पूंजी यानी वो मछली छीन ली। उस गरीब ने बहुत वास्ते दिए, बड़ी मिन्नतें की, लेकिन जालिम था इसलिए उसको तरस नहीं आया। अच्छा, मछली छीन कर जाने लगा तो अचानक मछली ने उसकी उंगली पर ऐसे ज़ोर से काटा कि उसे दर्द होने लगा। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये दर्द बढ़ता गया और सुबह एक मशहूर हकीम को दिखाया तो उसने कहा कि जहर बहुत फैल चुके, अगर उंगली को ना काटा गया तो फिर पूरा हाथ काटना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता, ऑप्शन कोई नहीं बची, उंगली कटवा दी, लेकिन आराम फिर ना आया। जहर अब हाथ में फैल गया, हाथ तक चला गया, मजबूरन हाथ कटवाना पड़ा। फिर हाथ के बाद बाजू की बारी आ गई और बाजू भी कट गया, लेकिन शिफा मिली ना, ही चैन मिला ना सुकून मिला, दिन रात का सुकून भी चला गया। और वो शख्स जो दहशत की अलामत था, जिससे लोग बाकायदा खौफजदा होते थे, अब इबरत का निशान बन गया। किसी जानने वाले ने उससे कहा कि जिससे परेशान किया है, जिसे सताया है, उससे माफ़ी मांग लो, शायद शिफा मिल जाए। ताकत का नशा और गुरूर सब कुछ खाक में मिल चुका था। फिर क्या था, दरिया का रुख किया और उस मछेरे को ढूंढने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल के बाद वो मिल गया, मछेरा मिल गया। उससे खुदा का वास्ता देकर माफ़ी मांगने लगा। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि मछेरे ने उसको नहीं पहचाना, कोई इसको पहचान नहीं सकता था कि वही मगरूर शख्स है। आखिर अपने गुनाह का उसने खुद एतराफ़ किया, पूरा मामला बताया कि मैं वही जालिम हूँ जो तुमसे एक दिन मछली छीन कर ले गया था। बस उस दिन के बाद से मेरी ये हालत हो गई। मुझे बताओ कि तुमने मुझे क्या बद्दुआ दी थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया। मछेरे ने कहा कि मैंने क्या बद्दुआ देनी है, मछली छिन जाने के बाद मुझे अपनी बेबसी का शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं कितना बेबस हूँ। तो मैंने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और अपने अल्लाह से कहा कि ऐ मेरे रब, मैं बेबस हूँ और अपना मामला तेरे सुपुर्द करता हूँ। तो अपने ज़ोर का करिश्मा मुझे जल्द दिखा। बस मेरे अल्लाह ने मेरा इंसाफ कर दिया। फिर उस शख्स ने मछेरे को मछली की कीमत भी अदा की, माफ़ी भी मांगी और आइंदा किसी पर जुल्म ना करने का अहद भी किया। सच है ये नाजरीन कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। अब बात कर लेते हैं मच में होने वाले अफसोसनाक सानहे की, जिसमें ऐसी ही बदमाश दहशतगर्दों ने कान में काम करने वाले गरीब मजदूरों की जान ले ली। ऐसी दहशतगर्द है ना वो बेचारे जो अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकले थे, उन्हें मौत की वादी में पहुंचा दिया। क्या कसूर था उन बेचारों का। अब उन गरीब बेबस बेकसूर मजदूरों के लवाही की इंसाफ के लिए बैठे हैं वहाँ पे, मुंह उठाए आसमान की तरफ देख रहे हैं, आसमान की तरफ, बिल्कुल उसी मछेरे की तरह जिसकी कमाई लुट गई थी। उनकी भी तो उम्र भर की कमाई लुटी है ना, ये जो बैठे हैं। अब इस कत्ले नाहक पर दुहाई देने वालों में बूढ़ी बूढ़ी माएँ भी शामिल हैं जिनके बेटे छिन गए, वो बीवियां हैं जिनके सुहाग उजड़ गए, वो नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिन्होंने अभी पूरी तरह से बाबा कहना भी नहीं सीखा था। उन्हें भी ये दरिंदे यतीम कर गए। क्या कसूर था इनका। वो बूढ़े माँ बाप, बूढ़े बाप भी यहीं पर इंसाफ की दुहाई दे रहे हैं जिनकी कमर दहशतगर्दी से टूटी है और जिन्हें अपने जवान बेटे के जनाजे को कंधा देना है। बहुत मुश्किल होता है, पूछें उनसे जिन पे बीती है। कोयटा में आपको पता है कि मौसम बहुत सर्द है, बहुत ठंड है, और इस ठंड में, इस मौसम में सड़क पर बैठना क्या आसान काम है? बिल्कुल आसान काम नहीं है। लेकिन अपने प्यारों के कातिलों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, इंसाफ के लिए ये लोग हर तरह की सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं।
मौसम की सख्ती भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस अजियत से गुजरे हैं, इन्हें मौसम की सख्ती क्या लग रही होगी इस वक्त। इन्हें क्या पता कि क्या ठंड है और क्या ठंडा मौसम है, क्या गर्म मौसम है। जिस अजियत से ये लोग गुजरे हैं, सानेहा सानेहा, ये बहुत बड़ा साने है और इंसाफ वक्त का तकाजा है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात वो ये कि ये वाक़या दहशतगर्दी की सीधी सादी वारदात नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा जो मकसद है वो बहुत 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 ख़तरनाक है। हज़ारा बिरादरी को टारगेट करके दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों ने एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की है। ये वाक़या फ़िरका वाराना फसाद फैलाने की एक सोची समझी साजिश है। बलूचिस्तान में इंतशार फैलाना भी मकसद है। अच्छा नाज़रीन, इस सानहे की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम दाइश ने कबूल की है और दाइश को पाकिस्तान में मुनज़्ज़म करने की कौन कर रहा है? इस सानहे से बहुत पहले पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भारत की साजिश से पर्दा उठा दिया था। ज़रा क्लिप चलाएगा DG-ISPR का। जी, ये सुना आपने। DG-ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है नाजरीन, ये नवंबर 2020 में की गई थी, जिसमें DG-ISPR ने सबूतों के साथ ये बताया कि भारत किस तरह पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिशें कर रहा है। कलअदम तंजीमों को फंड्स दिए जा रहे हैं, असलहा दिया जा रहा है। दाइश को पाकिस्तान में सरगर्म करने का गंदा धंधा अफगानिस्तान से हो रहा है और भारतीय कौंसल खाने सिफारतकारी के लिए नहीं बल्कि दहशतगर्दों की सहूलत कारी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं है, ये पक्के सबूत हैं पाकिस्तान के पास, पक्के सबूत। पाकिस्तान जब भी बात करता है सबूत के साथ बात करता है। मैं नरेंद्र मोदी तुमसे कह रही हूं, हिम्मत है तो झुटलाओ पाकिस्तान के इन सबूतों को, कह के दिखाओ कि ये झूठ है। लेकिन तुम कह नहीं सकते क्योंकि दहशतगर्दों से भारत के गठजोड़ की गवाही अब दुनिया देने लगी है। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की वो रिपोर्ट तुम्हारे मुंह पे तमाचा है, तमाचा। दाइश और भारतीय गठजोड़ ने 2019 में श्रीलंका में ईस्टर पर बम धमाके किए थे। पाकिस्तान नहीं कह रहा, अमरीकी मैगजीन कह रहा है। और इसी भारत दाइश गठजोड़ ने 2017 में तुर्की में क्लब पर हमला भी किया था, न्यूयॉर्क में, स्टॉकहोम में भी कार्रवाइयाँ की थी। और अमरीकी जरीदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर दुनिया ने भारत और दाइश के इस गठजोड़ का नोटिस ना लिया तो फिर आलमी अमन खतरे में पड़ जाएगा। अब बोलती क्यों बंद है? अब कह के दिखाओ कि ये झूठ है। और तुम्हारी जो गंदी हरकतें, वहशतें और दहशतगर्दियों का एक और नाकाबिले तरदीद सबूत भी है पाकिस्तान के पास, जिससे तुम इनकार कर ही नहीं सकते। दिखाइएगा ज़रा। ये है भारत की औकात, भारत का असल रूप। ये है मोदी सरकार के काले करतूत। वो कर सकते हो, कह सकते हो झूठ है तो झूठ है। भारत का ये दहशतगर्द बेटा खुद मान रहा है कि वो पाकिस्तान में कैसा घिनौना खेल खेलता रहा। क्यों आया पाकिस्तान? ये कहाँ कहाँ इसने कार्रवाइयाँ की और किसके कहने पे की, सब रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये तुम्हारा चहीता तुम्हारे सारे गंदे धंधों का राज फाश कर चुका है। सबको पता चल चुका है कि कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर हमला किसने कराया, कराची स्टॉक एक्सचेंज पर नाकाम हमले के पीछे आखिर कौन था। नरेंद्र मोदी, बड़ा शौक है तुम्हें पैसे फेंक कर तमाशा देखने, लेकिन याद रखना ये जो तुमने दहशतगर्दी कराने को बाकायदा एक तमाशा बना ली है, एक दिन तुम्हारा भी तमाशा बन जाएगा और वह दिन दूर नहीं है। देखा आपने, कहते हैं कि दहशतगर्दों को पैसे दो और पाकिस्तान में जो मर्जी करा लो। बड़ा पैसा है ना भारत के पास, लेकिन सिर्फ इंसानों की जान लेने के लिए, दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी कराने के लिए बड़ा पैसा है इनके पास, दहशतगर्दों की फंडिंग के लिए। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए। शर्म से डूब मरो। अपने अवाम की खून पसीने की कमाई कातिलों पर उजाड़ रहा है भारत। ये गुजरात का कसाई नरेंद्र मोदी और उसके चहेते, आम भारतीय भूख से मर रहे हैं, भारतीय किसान खुदकुशियां कर रहे हैं और मोदी के जुल्म पर बाकायदा दुहाइयां दे रहे हैं, लेकिन इनके लिए कोई पैसा नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। लेकिन कराची हमले के मुबैना मास्टरमाइंड BLA के दहशतगर्द असलम अच्छू के नई दिल्ली में इलाज के लिए बहुत पैसे हैं। अवाम के लिए, बेचारी जो उनकी गरीब जनता है, उनके लिए कोई पैसे नहीं है। नाज़रीन, मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम कहने वाला जो नरेंद्र मोदी है, ये डरपोक है। ये सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकता, इसमें ही है। दुनिया का डरपोक तरीन बंदा है नरेंद्र मोदी, इसीलिए ये साजिशें करता है। जो डरपोक होता है वो साजिशें करता है।
बहादुर आंख में आंख डाल करके बात करता है, ये साजिशें करता है डरपोक शख्स, दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। और शर्मनाक बात ये कि ये खुलेआम अपनी करतूतों का एतराफ़ भी करता है। ज़रा चलाइएगा क्लिप नरेंद्र मोदी का। देखा आपने इस घटिया कमज़र्फ शख्स को कि कैसे अपने मकरू कामों पर, काली करतूतों पर ये खुशी से फूले नहीं समा रहा। मान रहा है कि बांग्लादेश के क़याम की साजिश के पीछे भारत था, और इस पे शर्मिंदा होने के बजाय तमगे वसूल कर रहा है। और ये बता रहा है, खुद ये मान रहा है कि बांग्लादेश के क़याम की साजिश के पीछे सिर्फ भारत था। एतराफ़ कर रहा है कि मुक्ति बानी बनाने के पीछे भारत का हाथ था। बिल्कुल इसी तरह मच्छ में ये जो सान्या हुआ है, इसके पीछे भी इस मनहूस का हाथ है, जिसकी शक्ल आप ये देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी, इसका हाथ है। इस बार ये फ़िरका वारियत की आग लगाना चाहता है, मज़हब के नाम पर भाई को भाई से लड़ाना चाहता है। जैसा मकरू खेल इसने 1971 में खेला, भारत ने 1971 में जो मकरू खेल खेला, अब फिर वही खेल दोबारा खेलने के चक्कर में है भारत। दहशतगर्दी और साजिशों के जाल बिछाए जा रहे हैं। मैं सारे पाकिस्तानी और ख़ास तौर पर सियासी कहूँगी कि ये वक्त इत्तेहाद का है, इत्तेहाद का। दुश्मन की साजिश को समझकर फूंक कर कदम उठाने का वक्त है। सियासी रंजिशें भुलाकर दुश्मन को इत्तेहाद का पैगाम देने का है कि हम सब एक हैं, हमें तुम तोड़ नहीं सकते, तुम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। क्योंकि इस बार दुश्मन फिर ताक में है, और निशाने पर कौन है? निशाने पर है बलूचिस्तान। ये रॉ का एक एजेंट है। जरा इसका क्लिप देखिए, सुनिए जरा ज़बान संभाल कर झूठ उतना बोलो जितना हजम हो सके। कहाँ तहरीक आज़ादी और कहाँ दहशतगर्दी? सुना आपने? ये बोल नहीं रहा था, बकवास कर रहा था। इसको कहते हैं बकवास करना। ये बात नहीं कर रहा था, बकवास कर रहा था, झूठ बोल रहा था। ये जो बकवास कर रहा था कि जो तुम कश्मीर में करोगे उसका जवाब हम बलूचिस्तान में देंगे। कश्मीर की जो आज़ादी की जिद्दोजहद है उसे दहशतगर्दी से जोड़ है। आज़ादी की जिद्दोजहद कहाँ और दहशतगर्दी कहाँ? सच को झूठ बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो इनका काम है। और ये राज अब सब पर खुल चुका है कि दुनिया में अगर कोई सर्टिफाइड झूठा है तो वो है भारत। भारतीय मीडिया झूठा मीडिया है। मैं ऐसी हवा में तीर नहीं चला रही। ये बात यूरोपीय यूनियन की जाली खबरों पे जो नजर रखने वाली तंजीम है उसने सबूतों के साथ साबित कर दी है। डिसइंफो लैब ने क्या साबित नहीं किया कि 15 साल से भारत 750 जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए झूठ फैला रहा है ताकि जाली प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान का इमेज खराब कर सके, पाकिस्तान को बदनाम कर सके। यानी पाकिस्तान कितना इनके हवास पे सवार रहता है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं। और ये झूठ का जो व्यापार है ये अब नहीं चल सकता, क्योंकि दुनिया तुम लोगों की औकात को जान चुकी है। नरेंद्र मोदी, भारत की असलियत को दुनिया जान गई है, एक्सपोज हो गए तुम लोग। और मोदी, तुम तो जरा कान खोल के सुन लो, जैसी साजिशें तुमने माजी में की, अब ये जो चले हुए कारतूस हैं दोबारा नहीं चल सकते। तुम्हारी सारी चालों को पाकिस्तान जान गया, बल्कि पूरी दुनिया जान गई है। सामने आकर मुकाबला करने की तुम्हें हिम्मत नहीं, डरपोक शख्स। इसलिए छुप कर वार करते हो, साजिशें करते हो। हजारा वाले तुम्हारे जुल्म के डसे हुए हैं। कश्मीर में भी तुम जालिम हो, तुम जुल्म कर रहे हो। भारतीय पंजाब के किसानों के तुम मुजरिम हो। और तुम सुन लो कि मछेरे पर जुल्म करने पर जैसा हाल हिंदुस्तान के बदमाश का हुआ था, जैसा कि मैंने आगाज में बताया प्रोग्राम के, ऐसा ही हाल अनकरीब तुम्हारा होगा। दुनिया देखेगी, मेरे अल्फाज याद रखिएगा नाजरीन, दुनिया देखेगी इस नरेंद्र मोदी का हाल। इस जुल्म के बदले पहले कश्मीर को आज़ादी मिलेगी और फिर खालिस्तान भी बनेगा। और ये नरेंद्र मोदी के और भारत के सताए हुए जितने भी मजलूम हैं, देख लीजिएगा एक दिन उनको उनका हक ज़रूर मिलेगा और भारत टुकड़ों में बट जाएगा, क्योंकि साजिशों का कारोबार और ये जुल्म का सिलसिला अब मजीद नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज बन्नू में पीडीएम की जानिब से जलसा किया गया, जिसकी क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने की।
पीपल्स पार्टी ने तो आपको पता है कि पहले मौलाना साहब को अपना बयानिया साफ अल्फाज में बता दिया, लेकिन आज मरियम बीबी भी मौलाना साहब को शायद दगा दे गई। तबीयत ख़राब होने की वजह से मरियम नवाज़ ने जलसे में शिरकत नहीं की। अभी अल्लाह जानता है कि तबीयत ख़राब है या फिर नीयत ख़राब है। अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि मरियम भी बिलावल के नक्शे कदम पर तो नहीं चल पड़ी, या फिर मौलाना साहब का जो खिताब है आपने सुना ही होगा, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि शायद मौलाना साहब का कंधा इस्तेमाल किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की जानिब से। मौलाना साहब भी नवाज शरीफ साहब की तरह आपको पता है कि फ़ौज मुखालिफ बयानिए पर उतर आए हैं, खुलकर उतर आए हैं और कहते हैं कि अगर मैं फ़ौज के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता तो फ़ौज भी सियासत में मुदाखलत ना करे। और जो इमरान खान साहब के वफादार हैं वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। मौलाना साहब, अब आपको गद्दारी का सर्टिफिकेट देने का इख्तियार क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किसने दिया? पहले इस बात का तो जवाब आपको देना चाहिए। आप ये कहते हैं कि हुकूमत का जनाजा निकालने के लिए जमा हुए हैं। पहले आप सब ऑपोजिशन पार्टियां एक पेज पर तो आ जाएं, फिर शायद आप किसी का जनाजा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एक पेज पे आना होगा। साथ में आज आपने ये भी कहा कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान के दोस्तों का एतमाद ख़त्म कर दिया है। अब कोई यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। सच कहते हैं कि कड़वा होता है, और सच ये है कि मौलाना जिसे दोस्त कहते हैं वो दोस्त नहीं, पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन है। इन पूरे मामलात पे बात करने के लिए मेरे साथ दो मौजूद मेहमान मौजूद के मोहताज नहीं, सीनियर तजियाकार आरिफ निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और सीनियर एंकर पर्सन उसामा गाजी साहब। उसामा, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। निज़ामी साहब, पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये नवाज शरीफ साहब जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बातें करते थे, अब वही बातें बल्कि ज़्यादा घन गरज के साथ आप कह सकते हैं कि ज़्यादा हम देख रहे हैं कि मौलाना साहब के मुँह से वो अल्फाज निकले जो नवाज शरीफ साहब बोलते थे। तो आप कैसे देख रहे हैं, मौलाना साहब की अपनी सोच है या फिर उनको फीड किया जा रहा है, या फिर नवाज शरीफ साहब किसी तरह हम कह सकते हैं कि अपने गमो गुस्से का जो इजहार है वो मौलाना साहब के अल्फाज के ज़रिए करना चाह रहे हैं? जी देखें, मौलाना की तो अपनी सियासत है। मौलाना असम्बली से बाहर हैं और उन्होंने वो हुकूमत की कोताहियों की वजह से वो एक नामुमकिन चीज़ में कामयाब हो गए, और वो था पीपल्स पार्टी और PMLN का एक ही पेज पे आ जाना, मरियम और बिलावल की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाना कि वो नैरोबी भी चली गई जलसे में भुट्टो साहब की, जो प्योरली पीपल्स पार्टी का शो होता था। तो इस लिहाज से तो ये मौलाना को, मेरे ख्याल से मौलाना का एजेंडा तो सामने है, लेकिन हुकूमत की तरफ से भी उनको मिस हैंडल किया गया मेरे ख्याल से। ठीक है। अच्छा, उसामा गाजी, आपकी तरफ आना चाहूँगी। जैसे वो कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी मिस हैंडल किया गया, आपको भी लगता है कि हुकूमत की कोई कमज़ोरी थी जिसकी वजह से अपोजिशन को हम कह सकते हैं कि इस बारे में कॉन्फिडेंस मिला, एतमाद मिला कि बाहर निकले? लेकिन साथ ही साथ एतमाद के साथ साथ ये भी बातें की जा रही कि कह रहे हैं कि हम हुकूमत का जनाजा निकालने के लिए जमा हुए हैं। बहुत से लोग ये तनकीद करें कि जनाजा तो आप तब निकालेंगे जब आप तमाम लोग एक पेज पर आएंगे। आपके अंदर इतनी ज़्यादा फूट है, जमातों के अंदर इतनी फूट है, तो फिर कैसे हुकूमत का जनाजा निकालने में कामयाब होंगे? जहाँ तक पहली बात है हुकूमत की कोताही, वो ये ज़रूर है कि पार्लियामेंट में उस तरह से बहस नहीं होने दी गई। ठीक है कि जी वो जब भी होता था तो इमरान खान कहते जी मैं आता था तो ये शोर शराबा करते थे, वो सब बात, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की है। कुछ लोग बीच में हो सकते थे जो इस तरह का माहौल बना सकते या बनना चाहिए था कि ये बात पार्लियामेंट में होती रहती है। लेकिन जाहिर है कि अब बात सड़कों पर जलसे जुलूसों में आ गई तो वो तो अब आ गई। जहाँ तक हुकूमत के जनाजे की बात है, मुझे तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, और मुझे यही लग रहा है कि ये PDM ख़त्म होती चली जा रही है। ये इसका वजूद रहेगा, लेकिन जो इसके लिए ये वजूद में आई थी PDM, किस लिए कि जी इस हुकूमत को हटाना है, इमरान खान को निकालना है, उसका तो कोई तस्वुर ही नहीं। और आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा लें कि आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से इम्पैक्ट ख़त्म होता चला गया, PDM का कम होता चला गया, और उसी तरह से इमरान खान साहब और ज़्यादा मजबूत नज़र आने लगे, और ज़्यादा हावी होने लगे। और अब आप देख लीजिएगा, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ इसीलिए जा रहे हैं, 19 जनवरी को ऐलान कर दिया PDM ने कि आप इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएंगे। तो यही बात इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे थे कि आप अगर समझते हैं कि इलेक्शन रिग्ड थे तो आप इदारों में जाएं। देखिए, किसी भी माशरे में, मुल्क में इदारे इसलिए बनते हैं कि दो लोग हैं, एक कह रहा है कि जनाब मैं सही हूं, दूसरा कहता है मैं सही हूं, तो फैसला किसने करना है? फैसला जाकर फिर अदालत में होता है। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन है, अदालतें हैं। अगर आप समझते हैं इलेक्शन रिग्ड थे तो आपको किसी न किसी इदारे के पास जाना पड़ेगा। आपने सड़कों पर जोर लगा के जलसे जुलूसों पर देख लिया, वहां से तो कुछ बन नहीं रहा। ठीक है। अच्छा, निज़ामी साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो बाकी जो सेनेट इलेक्शन का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ओपन या फिर जो सीक्रेट वोटिंग है या कबल वक्त इंतखाबात हैं, इस हवाले से आपको क्या लगता है, अदालत से क्या फैसला आ सकता है और इसके मुमकिन असरात आपके मुताबिक क्या हो सकते हैं? मेरा तो ख्याल है ये जो शो ऑफ हैंड्स वाला मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के कम अज़ कम जो रिमार्क से मुझे ये लगता था कि ये शायद इसमें कामयाबी नहीं होगी हुकूमत को,
कि ये शो ऑफ हैंड वाला हो जाए, क्योंकि ये एक अगर आइन का मसला है तो आइन के तहत पार्लियामेंट की एक्ट का मसला तो है, तो इसलिए यहाँ ये लिखा कि सब इलेक्शन जो है सीक्रेट बैलेट के तहत ही होंगे। तो इस लिहाज से तो इस मामले में तो कामयाबी से मुझे नहीं लगता कि हुकूमत हमकिनार होगी। ताहम इलेक्शन जल्दी कराने का जो मामला है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि उसको एक दो हफ्ते पहले किया जा सकता है, लेकिन अगर देखें वो भी तो सूबाई असम्बली के जो 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 ज़िमनी इंतखाबात होने वो जब तक पूरे होंगे तो कुछ चंद हफ्तों का ज़रूर इनको लीवे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, जिस तरह उन्होंने बताया निज़ामी साहब ने कि चंद हफ्तों का रिलीफ मिल जाएगा, तो सामा मुझे मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी जो लॉन्ग मार्च है वो सेनेट इंतखाबात के बाद होगा। अब ये जो इतना ज़्यादा वक्फा आ रहा है, ये रिलीफ इनके लिए रिलीफ साबित होगा या हुकूमत के लिए रिलीफ साबित होगा? हुकूमत का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है, उसके बाद कोई खास फायदा नहीं रह जाना, यानी हुकूमत को रिलीफ दिया जा रहा है ना वक्फा दे के। और ये कोई इस वजह से नहीं दिया जा रहा कि हुकूमत जो है वो डिजर्व करती है या वो देना चाहते हैं, उनकी मजबूरी है, कोई बात बन ही नहीं सकी। देखिए लॉन्ग मार्च का मकसद क्या था कि लॉन्ग मार्च जाएगा और उसके बाद वहां जाकर हम इस्तीफे दे देंगे, यानी हवाले कर देंगे, एक उसका जहर एक बिल्ड करना था ना। देखिए जाके हम वो इस्तीफों की बात तो चली ही नहीं किसी दिन भी। वो तो पीपल्स पार्टी ने ऐसा उनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखा कि अच्छा करेंगे। आप देखिए ना वर्डिंग क्या थी कि जी हवाले किए जाएंगे, वहां पर बहस हुई कि मौलाना के हवाले करें। नवाज शरीफ चाहते थे जब ये इस्तीफों की बात हुई, पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने कहा क्यों जी मौलाना के हवाले क्यों करें, एक अनइलेक्टेड आदमी के पास अपनी अपनी लीडरशिप के हवाले होंगे। तो वो फिर आ गया, फिर आखिरी जो मीटिंग उसमें कहा जी वाजे कर दें, देने इस्तीफे नहीं। पीपल्स पार्टी ने सीसी में साफ हो गया कि जी कोई इस्तीफे नहीं देने, और फिर नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया गया। वो तो मैं कहती हूँ बड़ा छक्का मार दिया गया ना, छक्का लगा दिया गया। जरदारी साहब ने साबित कहते मुफाहमत के बादशाह को ऐसे नहीं कहा जाता, मंजे हुए खिलाड़ी सियासत। अब मसला यह है कि पीडीएम में जितनी जमातें हैं ये पीडीएम का टूटना भी अफोर्ड नहीं कर सकती, इसके बाद इनकी सियासत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और मौलाना फजलुर रहमान साहब यही कहते थे कि मुझे लिख कर दें इस दफा। पहले भी मैं लॉन्ग मार्च में चला गया, वहां जाके धरना भी दे दिया और उसके बाद जनाब मेरी तो इतनी बर्बादी हो गई और आप लोगों ने अपना अपना रिलीफ ले लिया, जरदारी साहब को भी मिल गया, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। इस दफा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मुझे लग रहा है फिर कुछ ना कुछ गेम हो रही है मौलाना के। ठीक है जी। अच्छा निजामी साहब, आप एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तमाम मामलात पर आप गहरी नज़र रखते हैं, आप ज़रा हकाइक को ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिससे हम बात करते हैं वो अपनी अपनी बात करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं। आप बड़ी न्यूट्रल बात करते हैं, इस लिहाज से आपकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ। ये जो मरियम साहिबा अक्सर कहती हैं कि जी हमारी जो अवाम है वो हमारे साथ है, मौलाना साहब भी दावा करते हैं कि अवाम हमारे साथ है। अब जब जलसे किए गए थे, खासतौर पर आपको लाहौर का जलसा याद होगा, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी, क्योंकि लाहौर को पंजाब को अपना गढ़ कहती है नून लीग, और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन लाहौर जलसे में जो दावे किए गए थे वो धरे के धरे रह गए। कितनी तादाद थी लोगों की आप भी देख रहे थे, कैमरा भी दिखा रहा था। वो अलग बात है कि ड्रोन को भी सियासत के पॉइंट है, उसी के ड्रोन कैमरे भी सियासत करते हैं, वो भी गैर जमहूरी करार दे दिए गए। तो आपको क्या लगता है कि वाकई अवाम इनके साथ है? अगर अवाम इनके साथ थी तो फिर अवाम वहां पे क्यों ना आई जहां पे दिखाना चाह रहे थे अवाम को? अवाम का साथ इनको नजर आता है, बाकी लोगों को क्यों नजर नहीं आया? जी देखें, आज जो लाहौर वाला जलसा था शायद उसमें कोई कमी रह गई हो, लेकिन मेरा ख्याल से इतना भी वो नाकाम नहीं था जो आप कह रही हैं। अच्छे खासे लोग थे वहाँ, कैमरा तो यही दिखा रहा था। लेकिन इससे बावसफ बात यह है कि ये जलसे हो गए, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, आज अभी भी हो रहे हैं। जलसों से हुकूमतें नहीं गिरती, जैसा कि इनको भी एहसास है। अगर इनको पता होता कि जलसों से गिरनी है तो फिर ये लॉन्ग मार्च और धरना और इस किस्म की जो चीज़ों की धमकी दी हुई है ये ना देते, और फिर आखिरी कदम के तौर पे रेजिग्नेशन की बात वो हो या ना हो। असल बात यह है कि चाहे जलसे हों, चाहे जुलूस हों, धरने हों, हुकूमतें इस तरह नहीं गिरा करती। अगर ऐसे ही होता तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने बड़े कामयाब धरने किए और 6 महीने तक वो तकरीबन वो डी चौक पे मौजूद रहे। 126 दिन का यादगार धरना था। बात कही कि तीसरा अंपायर जो है उंगली उठाएगा, वो उसने नहीं उठाई। तो अब कोई तीसरा अंपायर ऐसा नहीं है जो मौलाना या उनके साथियों के लिए उंगली उठाने को तैयार हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें ज़्यादा में पढ़ना चाहिए इस बहस में। उन्होंने अपना गुबार निकाल लिया, अब आगे का रास्ता। अच्छा निजामी साहब, जो मौलाना साहब की अपनी पार्टी में फूट पड़ गई है, उनकी पार्टी के सीनियर लोग जो हैं वो बड़े नाराज नजर आते हैं, नाला नजर आते हैं। यहाँ तक कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को उन्होंने सिलेक्टेड तक कह दिया। वो मौलाना साहब जो इमरान खान साहब को काफ़ी अरसे से सिलेक्टेड कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि मौलाना साहब आप सिलेक्टेड हैं। तो इस पर आप ज़रा तजिया कीजिएगा, आपको क्या लगता है क्या मामलात हैं, यहाँ तक मामला पहुँचे कैसे? ये आप मौलाना की जमात का पूछ रहे हैं, उनके 4 साथी जो हैं
वो उनको खैराबाद कह गए। जी, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने एक दिलचस्प बात कही है कि जी, बिल्कुल। ये दरअसल JOAF के लिए भी एक लम्हा फ़िक्री है कि उनके भी जो मफादात हैं वो क्लैश करते हैं जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं। ये भी एक वजह बनी जो जिन लोगों ने रिज़ाइन किया। अगरचे कहा जाता है कि उनको वो जिस तरह हमारे मुल्क में होता है कि मनूवरिंग करके उनको रिज़ाइन करवाया गया, लेकिन असल बात यह है कि ये JOAF जो है मदरसे को तलबा जो हैं वो और मजहबी मामलात जो हैं उसमें इतनी आगे, अब ये एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी की तरह ये इत्तेहादी बन गई बाकी 9 जमातों के। तो इसमें एक थोड़ा सा जो JOAF का कैरेक्टर है वो ज़रूर मुतासर हुआ। और बाज़ लोगों को ये भी इतराज़ है कि ये जो मदरसे के तलबा हैं ये आपने इसलिए उनको दाखिल किया कि उनको तालीम दें, और हुकूमत ने भी मदरसा के रिफाम इमरान साहब तो ख़ुद मदरसों के बड़े हामी रहे हैं और वो अब भी कहते हैं कि मदरसों को बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो हरकत हुई है, अगर हर आलम दीन जिसने मदरसे खोले हों वो बच्चों को जुलूस पे ले आए तो फिर बात कहाँ जाकर ख़त्म होगी। तो इस पर एतराज़ बजा है। और ये बच्चों के साथ भी ज़्यादती है बेसिकली, उसामा गाजी साहब। हाँ जी, देखें अब बच्चे भी 10-10, 12-12 साल के, अभी आपने देखा कि हाल ही में जो भावलपुर में जलसा हुआ है वहाँ पर उन बच्चों को लाया गया था। तो ये एक मसला है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसकी वजह से फजलुर रहमान साहब पर दबाव और बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास देखिए ना एक जिस तरह होता है लाइफ लाइन होती है, कब तक आप इस तरह कर सकेंगे। पहले आपने इसी तरह लोग इकट्ठे कर लिए, धरना भी देकर देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अब जगह जगह जलसे करके उन सबको कहना, मोहतमिम को कहना, सबको इकट्ठा करना। अभी आप देखिए कि ये सिंध में भी ये मसला हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JOAF हमेशा से एक दूसरे के मुकाबले पर सिंध में लड़ते चले आ रहे हैं। हाँ। अभी हाल ही में वहाँ पर ज़मीनी इलेक्शन हुआ तो JOAF ने वहाँ पर GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुश्तरका उम्मीदवार का साथ दिया था। तो ये जब आप इस तरह इकट्ठे चलते हैं तो ये नुकसानात होते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको पता है इस वजह से भी जी ठीक है, आप कंटिन्यू करिए प्लीज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वजह से भी मौलाना के से तहफ़्फ़ुज़ात रखती है और मजहब कार्ड के इस्तेमाल के खिलाफ रहती है और बिलावल 2 टोक कहते हैं। तो वो इसी वजह से कि सिंध में भी मदारिस हैं, बच्चे हैं, मैंने खुद देखा वहाँ पर इतने बड़े बड़े जलसे फजलुर रहमान साहब की जमात कर लेती है कि आप सोचते हैं कि जनाब यहाँ तो पता नहीं कितनी ये सीटें ले जाएंगे, लेकिन चूंकि वो पूरे सिंध से इकट्ठे किए होते हैं और एक डिसिप्लिन होता है, इतने लोग आपने इतने मदरसे के बच्चे लेकर आने हैं, तो इस तरह से आपको एक बहुत बड़ा मजमा और जलसा नजर आता है। लेकिन वोटिंग में फिर आपको वो सूरत हाल नजर नहीं आती। ठीक है जी निज़ामी साहब, मेरे पास आखिरी मिनट आपका, मैं लास्ट कमेंट चाहूंगी। PDM तहरीक अब इसमें से निकलेगा क्या? लॉन्ग मार्च होगा, क्या होगा? देखिए, मुझे ये जो लोग कहते हैं कि नाकाम हो गया PDM, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि अपोजिशन खान साहब के ख़िलाफ़ इकट्ठी हो गई है और ये मामला जो है ये चलता रहेगा जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाता या कुछ और नहीं होता। लेकिन ये एक जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये सियासत के अंदर कोई हरफ आखिर नहीं होता, और ये जो खान साहब ने पॉलिसी अपनाई कि भी अपोजिशन से कोई बात नहीं करनी, उनसे कोई मुज़ाकरात नहीं करने, ज़ाहिर है इस बात पे तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते कि वो अपनी छुट्टी करा दें, लेकिन और बातों पे अगर एक बकाया बामी हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि इतना सख्त किस्म के रिजिड स्टैंड हो जाएँ दोनों तरफ। और मैंने जो अपोजिशन के लहजे में भी तलखी देखी है, मैंने माजी में नहीं देखी, और जिस अंदाज से हुकूमत के तर्जमान की जो फ़ौज ज़फ़र मौज है वो लते लेती है अपोजिशन के, और जो ज़बान इस्तेमाल होती है वो कोई ये कोई बिल्कुल ऐसे एक ज़माने में 80s 90s में होता रहा होगा, और लेकिन जब ये गवर्नमेंट को ये लहजा सूट नहीं करता, बेनज़ीर और नवाज शरीफ में भी कोई मौज़ब था डायलॉग। ठीक है जी, निज़ामी साहब और उसामा गाजी साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान और उनकी बड़ी खबर। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इलेक्शन के मामले पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। जी सदीक, मजीद बताइएगा क्या कुछ लिखा है इस तहरीरी हुक्म में? जी बिल्कुल, मैं इस तहरीरी हुक्म पे तो आता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूँ कि जो सदारती रेफरेंस दायर किया गया है उस सदारती रेफरेंस में कौन से 8-9 अहम पॉइंट उठाए गए हैं।
उसमें जो अदालत से रजू किया गया है वफाकी जी। हुकूमत इमरान खान हुकूमत की जानिब से अटारनी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब ने जो रेफरेंस दायर किया उसमें उन्होंने ये कहा है कि 1985 से लेकर आज तक जितने भी सेनेट इंतखाबात हुए हैं उसमें यही इल्ज़ाम लगता है कि जो MPs थे जिन्होंने सेनेटर के लिए वोट देना था वो बिक गए, उन्होंने पैसे लिए, पैसे लेकर और उन्होंने अपनी पार्टी के जो मुंतखब जो टिकट होल्डर सेनेटर्स थे उनके खिलाफ वोट दिया। उनका ये भी कहना है कि 1985 से लेकर आज तक सब ये कहते हैं कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। ये भी कहा गया है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हुआ था उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि सेनेट के जो इलेक्शन है वो साफ और शफाफ होने चाहिए। उन्होंने कहा सिविल सोसाइटी हो, सहाफ़ी हो, पॉलिटिशियंस हो, सियासी जमातें हों, सब ये कहते हैं कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आवाम के पार्लियामेंट पर एतमाद के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, जो MPs हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी के हुक्म के मुताबिक वोट दें। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है। उसकी वजह यह है कि पहले हम देखते हैं MNAs MPs उनको जो वोटर मुंतखब करता है तो वो तो सीक्रेट बैलेटिंग होती है कि उसने किसको वोट दिया, किसको नहीं दिया। लेकिन जब एक MPA बन जाता है किसी पार्टी की तरफ से फिर ये पार्टी का फैसला होता है कि अब उसने सेनेट में किसको वोट देना है। ये भी कहा गया है कि भारत के अंदर भी इसी तरह का मामला दरपेश आया था, तो भारत ने भी इस हवाले से ओपन बैलेटिंग का जो वहाँ की अदालतें उन्होंने हुक्म दिया था। उन्होंने कहा कि पहले उनकी पार्लियामेंट में किया और फिर उसके बाद वो कानून वहाँ पर भी तब्दील किया गया। साथ ही ये कहा गया है कि हुकूमत ये समझती है कि इलेक्शन एक्ट के नीचे ये इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन एक्ट में सिंपल कानून साजी के ज़रिए हुकूमत इसमें तब्दीली कर सकती है। अपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि नहीं, आइनी तरमीम होगी, आइन में तब्दीली आएगी, आइन में तरमीम करके और इस चीज़ को बदला जा सकता है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए आई है कि वो ये चाहते हैं कि सिंपल कानून साजी से इस चीज़ को बदल दिया जाए, सीक्रेट बैलेटिंग को ओपन बैलेटिंग में बदल दिया जाए। अब अगर तो ये हो जाता है तो फिर हुकूमत को अपोजिशन जमातों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो हुकूमत को या तो अपोजिशन जमातों से रब्ता करना पड़ेगा, अपोजिशन जमातों की ज़रूरत पड़ेगी, वरना जो ओपन बैलेटिंग है उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब ये मैं इसलिए आपको वो पॉइंट्स बताना चाहता हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आखिर में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने लिखे हैं कि अगर अदालत हुकूमत को ये इजाज़त दे देती है तो फिर उनका ये एंड में उन्होंने ये लिखा है कि इससे जो है वो बहुत सारे जो फ़वाइद होंगे। उसमें वो कहते हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो रुक जाएगी, जो अरकान हैं वो सियासी जमातों और उनके डिसिप्लिन को मुस्तहकम करेंगे, यानी उस पर अमल दरामद करके। और उन्होंने कहा है कि इसमें जो करप्शन और लूट मार है, जो पैसा चलता है, उसकी हौसला शिकनी होगी और अवामी मैंडेट की तौहीन नहीं होगी। और साथ ही उन्होंने कहा है कि साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सकेगा। और वो ये कहते हैं कि इसके ज़रिए जो है वो बहुत सारी जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो रुक जाएंगी। और भी उन्होंने बहुत से पॉइंट उठाए, लेकिन मेन पॉइंट यही थे जो मैंने आपके सामने रखे। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जो ऑर्डर जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि 2 हफ्तों में जो जितने भी जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनको नोटिस जारी किए गए हैं, इसमें सूबाई असम्बलियों के जो स्पीकर्स हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं, एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी किए गए हैं, स्पीकर कौमी असम्बली को, चेयरमैन सेनेट को, इन तमाम लोगों को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। और अखबारात में ये नोटिस इसलिए पब्लिश करवाने का कहा गया है कि अगर कोई भी इसमें फरीक बनना चाहता है तो वो अदालत के सामने आए और दलाइल दे। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ये हो जाता है तो इमरान खान साहब जिनकी ये कोशिश है और काविश है, जो ये समझते हैं कि सेनेट के इंतखाबात साफ और शफाफ होने चाहिए, अगर ये ना हुआ तो फिर आप देखेंगे कि ख़रीदारी शुरू हो जाएगी। 25 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपए तक रेट लगता है एक सेनेटर का। तो अब ये भी इम्तिहान है पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि अगर अदालत ये कह देती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह देती है, जिसमें 5 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब, उमर रज़ा बंदियाल साहब, इजाज़ुल हसन साहब और याहिया अफरीदी साहब पर मुश्तमिल ये 5 रुकनी बेंच है। अगर अदालत कह देती है कि आईनी तरमीम की ज़रूरत है और हुकूमत रजू करती है, तहरीक इंसाफ रजू करती है पीपल्स पार्टी और नून लीग से, और अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग इसमें हुकूमत का साथ नहीं देते तो इसमें साफ वाज़ेह होकर सामने आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि ये नारे जो मर्जी लगाते हैं, दावे जो मर्जी करते हैं, लेकिन ये साफ और आपके तजिए के लिए ठीक है। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। तो जाने से पहले आप देखिए कौमी हीरो एतजाज़ हसन की याद में मत समझो हमने भुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।